कोशिश ये करें कि इस 30 दिन में आप 2 राउंड का रिवीजन कंप्लीट कर लें। पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इनका वेटेज ज़्यादा होता है। मॉडर्न हिस्ट्री, मेरा मानना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने चाहिए। कम से कम तो एक फुल लेंथ कंप्लीट किसी भी कोचिंग का 35-40 टेस्ट आपको लगाना ही चाहिए। मेंस का सिलेबस जो है वो बहुत डिफाइंड है, लेकिन प्री में आपको बहुत क्लैरिटी नहीं है कि किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 34 आवर्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है कंप्लीट सीसैट का PYQ, तो वो मैंने 2 बार कवर किया था। जो भी स्टैटिक बुक्स हैं आपकी, उनके सारे क्वेश्चंस उन टेस्ट सीरीज के थ्रू हो जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं कि अगर आपको रिवीजन करना है तो वापस आपको लक्ष्मीकांत पूरी पढ़नी है। एग्ज़ाम के जो माहौल है या एग्जामिनेशन के दौरान पर्टिकुलरली उस दिन आपको उन 8-10 क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस या ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो आपको नहीं आ रहा है वो नहीं आएगा। जब BPSC सर ने क्रैक किया था तो मैंने इंटरव्यू लिया था ऑनलाइन सर का, क्योंकि उस वक्त कोविड का टाइम था। उस वक्त भी मैंने यही बात कही थी कि आप तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए, शायद वो दुआएं काम आ गई और सर की मेहनत भी काम आ गई। चलिए दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं ताविश, जिन्होंने इस बार 2023 की जो यूपीएससी की रिजल्ट आई है, ही गॉट 374 रैंक एंड ही इज़ गोइंग टू गेट एन IPS पोजीशन इन यूपीएससी। सर जॉब करते हुए यूपीएससी क्रैक किया है, और यही नहीं दोस्तों, इन्होंने BPSC प्लस 3 बार यूपीएससी प्री भी क्रैक की है। तो आज के इस वीडियो में हम इनकी पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। साथ में हम ज़्यादा जोर देंगे प्री के बारे में, क्योंकि प्री अब बहुत नज़दीक है और मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्री को लेके काफ़ी कुछ पता चले, और अलॉन्ग विथ टाइम मैनेजमेंट। सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत शुक्रिया। आपके ऑप्शनल के बारे में बात करेंगे, आपके लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, और ये कौन सा अटैम्प्ट था आपका यूपीएससी का? ये मेरा 5th अटैम्प्ट था यूपीएससी में। 3rd मेंस था, 1st इंटरव्यू था। मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी है। मैंने तीनों मेन सोशोलॉजी से ही लिखा है। ओह सोशोलॉजी जी, तो इससे पहले वाले दोनों अटेम्प्ट्स में भी सोशोलॉजी में मेरे मार्क्स अच्छे थे। हालांकि इस बार मेरे सोशोलॉजी में मार्क्स थोड़े कम हुए, और उस वजह से जो है रैंक में कहीं ना कहीं उसका फ़र्क पड़ा है। और जहाँ तक मीडियम की बात है तो मैंने इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम लिखा था, लेकिन इंटरव्यू जो है मेरा वो हिंदी मीडियम से था। 30 डेज़ के अंदर मैं अपने सारे एस्पिरेंट्स को ये सजेशन देना चाहूँगा कि कोई भी नई चीज़ को अब ना उठाएं। आपने जो पढ़ लिया है उसको आप रिवाइज़ करें, और कोशिश ये करें कि इस 30 दिन में आप 2 राउंड का रिवीजन कंप्लीट कर लें। पहला राउंड आपको इस तरह करना है कि आपके जो भी सब्जेक्ट्स जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली, आप पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इनका वेटेज ज़्यादा होता है। मॉडर्न हिस्ट्री, तो इन टॉपिक्स को आप प्रायोरिटाइज़ करके इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी डेट्स दिन आपको देना है उतने दिन आप असाइन कर दें। जैसे अगर मुझे ये एग्ज़ाम देना होता, इस बार भी मैं स्किप कर रहा हूँ दिस ईयर, अगर मुझे देना होता तो मैं 15-15 दिन का 2 स्लॉट बनाता। और सबसे पहले अगर मुझे पॉलिटी रिवाइज करनी है तो मैं 2 दिन पॉलिटी को असाइन करता, फिर मैं 2 दिन इकोनॉमी को असाइन करता, और चूँकि मुझे इन्वायरमेंट में दिक्कतें आती है तो मैं उसको 3 दिन देता, फिर मैं 1 दिन साइंस को देता, और उसी हिसाब से मैं सारे सब्जेक्ट्स को 7 दिन में वाइंड अप करके सेकंड रिवीजन फिर 15 दिन बाद करता। इसके साथ ही मेरा फोकस हर दिन एक टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट, एटलीस्ट सीसैट का तो ज़रूर लगाता। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं GS का नहीं भी लगाता तो सीसैट के मैं कंप्लीट टेस्ट लगाता, और उनको जो भी उसमें गलतियाँ हुई हैं उस पर वर्कआउट करता, और जो मेरे फार्मूलाज़ हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज़ जिसको मैं मुझे सीसैट में हेल्प मिलेगी, उसको रिवाइज करके उसको बार बार अप्लाई करने की कोशिश करता। पहले स्टैटिक आप कवर कर लीजिए, कम से कम बेसिक तो आपका कंप्लीट होना ही चाहिए। जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा उसके आप मल्टीपल रिविजन्स कर लेंगे, आप टेस्ट सीरीज़ लगा लेंगे। मेरा मानना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने चाहिए। कम से कम तो एक फुल लेंथ कंप्लीट किसी भी कोचिंग का 35-40 टेस्ट आपको लगाना ही चाहिए। इन सबको जब आप कर लेंगे उसके बाद आप अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करें। उसमें जैसे आप किसी और के कोचिंग मटेरियल जो है रॉज के कंपास आता है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। आप शून्य के जो एक लास्ट में कंपाइलेशन, मंथली कंपाइलेशन काइंड ऑफ आती है करंट अफेयर्स की, वो कर सकते हैं। कहने का मतलब कि अपने आइज़ एंड ईयर को हमेशा ओपन रखना है, अवेयर रहना है। क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। न्यूज़पेपर को कंटिन्यूसली थॉरोली आप पढ़ते रहिए। मेंस का सिलेबस जो है वो बहुत डिफाइंड है, लेकिन प्री में आपको बहुत क्लैरिटी नहीं है कि किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है हम लोग में, आप मतलब यूपीएससी के एस्पिरेंट्स की कम्युनिटी में, कि एवरीथिंग बिलो द स्काई जो है कुछ भी आ सकता है, द स्काई कुछ भी आ सकता है। इसलिए आपको अपने जो सोर्सेज है उसको डाइवर्स करना पड़ेगा। अभी जो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स हो गया काफ़ी डाइसी हो गया है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रैंडम और कहीं से भी आ रहे हैं, तो आपके अपने सोर्सेज डाइवर्सिफाई करने होंगे। और पहले तो आप स्टैटिक अपना कवर करें, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपके पास स्पेक्ट्रम है, इन्वायरमेंट शंकर है, और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स के स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको तो आप ज़रूर करें। उसके साथ ही आप कोशिश करें कि जितने भी करंट अफेयर्स, एटलीस्ट 2 सोर्स से आप करंट अफेयर्स को कवर करें। 2 सोर्स से? अच्छा। हाँ, मैंने विजन IAS के PT 365 की थी, और साथ में बाजीराम का एक क्विक रिवीजन मटेरियल आता है। अच्छा। उसकी 2 बुकलेट आती है।
फर्स्ट बुकलेट वो कवर करते हैं आई थिंक जुलाई से दिसंबर, और सेकंड जो है वो जनवरी से जो जितना भी लास्ट का रहेगा मई जून तक का। तो ये 2 सोर्स मेरे करंट अफेयर्स के रहते थे। इसके साथ ही मैं कोशिश करता था कि जब भी फ्री टाइम हो, अगर मैं डिनर कर रहा हूँ या फिर कोई ऑफिस में भी अगर मैं फ्री हूँ, तो उसमें जो मिसलेनियस वीडियोस होते हैं, खास के मैं ओनली आईएएस के कुछ वीडियोस होते थे, जैसे प्लेसेस इन न्यूज़, नेशनल पार्क्स, नेशनल एनिमल्स, इस तरह के जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते थे ये मैं उसके थ्रू कवर करता था। मैप्स, तो जो भी ट्रिवियल टॉपिक्स हैं उनको मैं ऐसे यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, ओनली आईएएस है, टारगेट यूपीएससी एक सुदर्शन लोढ़ा सर का अच्छा यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ से भी काफ़ी कंटेंट में मदद मिलती थी। लेकिन मेरा अभी ये सजेशन होगा एस्पिरेंट कम्युनिटी को कि आप जीएस में तो मेहनत करें। जीएस के मार्क्स तो कंटिन्यूसली डाउन हो रहे, कट ऑफ जो है उसका एक बड़ा रीज़न है कि सीसेट जो है हर दिन टफ होते जा रहा है। तो आपको अपने तैयारी का एक मेजर पोर्शन अगर मैं कहूँ तो आपको सीसेट को देना पड़ेगा। अब वो पहली वाली बात नहीं है कि आप सीसेट ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छे बच्चे सीसेट नहीं क्वालिफाई कर पा रहे। मैंने भी इस बार का प्रीलिम्स जो क्वालिफाई किया है, जिसमें मेरा मेजर फोकस ही पूरा सीसेट पे ही था। अच्छा। इसलिए मेरा जो जीएस के मार्क्स है वो उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन सीसेट में कंफर्टेबली क्लियर कर लिया है इस बार। तो उसके लिए मैंने सीसेट पे पर्टिकुलरली बहुत फोकस किया था। आपने कहा कि ज़्यादा वक्त उसे सीसेट में दिया आपने, नतीजा ये हुआ कि सीसेट में ज़्यादा मार्क्स आ गए, जीएस में कम आ गए। जी। तो ऐसा क्या किया था, क्योंकि बच्चे जानना चाहते हैं क्योंकि मैं सीसेट में रिस्क नहीं लेना चाहता था। मेरा एक अटेम्प्ट जो है सीसेट की वजह से ही रुका था प्रीलिम्स, तो इस बार मैं चाह रहा था कि सीसेट मेरा किसी भी हाल में ना रुके। उसके लिए मैंने 2 सोर्सेज रेफ़र किए थे। एक तो मैंने शून्य आईएएस का एक रैपिड रिवीजन काइंड ऑफ प्रीलिम्स से पहले प्रोग्राम होता है, 50 आवर्स सीसेट प्रोग्राम। तो 50 घंटे में वो सीसेट के मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर कराते हैं। तो शून्य आईएएस से किया था मैंने। उसमें वो साथ साथ में वर्कशीट भी देते हैं कि अगर आप लेक्चर्स ले रहे हैं तो साथ साथ में आप भी सॉल्व करें, उसके बाद वहाँ पे जो फैकल्टी होगी वो सॉल्व कराएगी, फिर आप देख लें कि आपके क्वेश्चन सही है या नहीं है। तो ये किया था। और साथ में मैंने ओनली आईएएस एक्सटेंडेड के यूट्यूब चैनल पर फ्रीली अवेलेबल है ये 34 आवर्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, कंप्लीट सीसेट का PYQ। तो वो मैंने 2 बार कवर किया था। तो उससे मेरे को काफ़ी मदद मिली थी। मतलब एक नया बिगनर बच्चा है, वो सीसेट की तैयारी करना चाहता है, तो आप उनको बताइए कि उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरह से तैयारी करें, किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो जो डुएबल है, जो जिनमें आपको कमांड है जिन टॉपिक्स पे, देखिए सीसेट में कॉम्प्रिहेंशंस जो है 27 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। आप उस 27 में से 23-24 अगर सही कर लेते हैं तो आपका बहुत हद तक काम हो जाता है। उसके बाद आपको चाहिए कि अगर आपका रीजनिंग पे कमांड है तो जो इजी क्वेश्चन है रीजनिंग में भी आप उसको कर लें। मैथ्स में अगर आप कुछ टॉपिक्स में अनकम्फर्टेबल हैं, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, तो ठीक है, इनमें आप कोशिश करें, लेकिन आप अपने जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है उस पर ज़्यादा वर्क करें। जो लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है, क्लॉक्स के क्वेश्चन है, रिलेशंस के क्वेश्चन है, स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन है, एवरेज है, इन टॉपिक्स को अच्छे से कर ले ताकि इनके क्वेश्चंस ना छूटे। तो आप मोटा मोटी अगर 50 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लेते हैं सीसेट में आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस, तो आप कंफर्टेबली क्लियर कर लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखिए, जो टॉपिक्स ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं उन पे कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा फोकस करें, और उनमें भी वैसे टॉपिक्स को चुनिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, या थोड़ी मेहनत करने के बाद आपको उन पे होल्ड हो जाएगा, कमांड हो जाएगा। उन चीज़ों को पहले कवर करें, कॉम्प्रिहेंशंस करें, और रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, वो सॉल्व कर ले। तो इन सब को करने से जो है आपके 45 to 50 क्वेश्चन ईजिली हो जाने चाहिए। अब पहला प्री तो मेरा कम्प्लीटली जो है टेस्ट बेस्ड था। मैंने अराउंड 82 टेस्ट लगाए थे कंप्लीट फुल लेंथ, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। ये 2017 में मेरा पहला अटैम्प्ट था, तब क्वेश्चन के पैटर्न भी थोड़े अलग थे। तो PYQ और कंप्लीट 82-85 टेस्ट सीरीज़ मैंने करी थी, और उसको 82-85 जी, और उसके सॉल्यूशंस को बहुत ही थॉरोली किया था। उससे नोट्स भी बनाए थे मैंने, तो वो अटैम्प्ट मैंने काफ़ी मेहनत की थी। उसका नतीजा था कि सेकंड अटैम्प्ट में मैंने 30-35 टेस्ट भी किए, तो पुराने नोट्स मेरे बने हुए थे उसको मैंने रिवाइज़ कर लिया। क्योंकि क्या होता है कई बार कि आप अगर एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ कर लेंगे तो जो भी स्टैटिक बुक्स हैं आपकी, उनके सारे क्वेश्चंस उन टेस्ट सीरीज़ के थ्रू हो जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको रिवीजन करना है तो वापस आपको लक्ष्मीकांत पूरी पढ़नी है। अगर आप 4 पॉलिटी के सेक्शनल टेस्ट कर लेते हैं, 2 फुल लेंथ टेस्ट कर लेते हैं, तो आपका ऑलरेडी वो जो है लक्ष्मीकांत कवर हो गया है। क्योंकि वो 6-7 टेस्ट से ज़्यादा और कितने क्वेश्चन पूछेंगे? करेक्ट। 7 टेस्ट का मतलब 700 क्वेश्चन। तो अगर 700 क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से पूछते हैं तो बहुत ज़्यादा उसके अलावा फिर इसको बचता नहीं है। तो आप टेस्ट सीरीज़ बेस्ड ज़रूर रिवीजन करें। रिवीजन करने टाइम आप टेस्ट सीरीज़ को रेफ़र करें। टेस्ट सीरीज़ को किस तरह से हम यूज़ करें? मान लिया कि आपने 85-90 टेस्ट सीरीज़ दिया, क्यों दिया इतना और क्या फ़ायदा हुआ, और उस टेस्ट सीरीज़ को आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे यूज़ किया,
वैल्यू ऐड कैसे किया? जी, एक तो मैंने रिवीजन के लिए किया था टेस्ट सीरीज़ को यूज़। दूसरा कि मैंने अपना स्ट्राइक रेट देखने के लिए किया था कि मेरी कितनी एक्यूरेसी है। अगर मैं 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा हूँ और ऑन एवरेज मेरे 20 के राउंड गलत हो रहे हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि अच्छा अगर 20 मेरा माइनस भी होता है तो मेरे पास 70 क्वेश्चंस और नेट मेरे पास 62 टू 63 क्वेश्चंस हैं, जो कि मुझे कंफर्टेबली जो है कट ऑफ क्लियर करा देंगे। विद टाइम जो है कट ऑफ डाउन हो रहा है, 90s के अराउंड कट ऑफ चला गया, तो अभी आपको अपनी एक्यूरेसी देखनी चाहिए टेस्ट सीरीज़ के थ्रू। अगर आपका 30-40 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो आपको अटेम्प्ट ज़्यादा लेना पड़ेगा। आप 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अगर 40 गलत कर देंगे तो आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होना है। पहले तो मैं मान लिया अगर मैंने 100 क्वेश्चंस में 95 अटेम्प्ट किए, पहले मैं सबसे पहला राउंड जो करता था उनमें वैसे क्वेश्चंस देख लेता था जो मुझसे नहीं होंगे या जो मुझे बिल्कुल ही नहीं आते हैं, जिसमें मुझे गेस करके भी आंसर मुझे नहीं लगता मैं निकाल पाऊँगा, तो उन क्वेश्चंस को मैं एलिमिनेट कर देता था। तो ऐसे 4-5-6 क्वेश्चंस होते थे। उसके बाद रेस्ट जो 94 क्वेश्चंस हैं उनमें मैं वैसे क्वेश्चंस को पहले चुनता था जिन क्वेश्चंस में मेरे को थोड़ी श्योरिटी होती थी कि ये मेरे सही हो सकते हैं। ऐसे यूजुअली 40 टू 45 क्वेश्चंस होते थे। इसके बाद 40 क्वेश्चंस ऐसे होते थे जिनमें मैं 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज रहता था। अच्छा। कि इनमें से कौन सा सही है। तो राउंड वाइज चलते थे आप? जी, मैं 2 राउंड में पेपर यूजुअली करता था। तो उसमें आपको जो 2 ऑप्शन है उनमें आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा, वे करना पड़ेगा कौन सा बेहतर ऑप्शन है। जब आप ये सब कर लेंगे तो फिर आप एक एनालिसिस करें कि टोटल मैंने 94 क्वेश्चंस करे, उस 94 में कितने ऐसे क्वेश्चंस करे जो मेरे श्योरिटी के थे। हाँ। और उनमें मैंने कितना सही किया। बिल्कुल। और उसके बाद कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आपने गेस वर्क किया और उसमें आपके कितने सही हुए। इनसे आपको राइट आइडिया लगेगा कि आपको एग्जाम में कितने पे रिस्क लेना है। टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तब तो आप ज़रूर सारे 100 क्वेश्चंस को आप पढ़ें। जो 20 आपको नहीं भी आ रहा है उनको आप थॉरली पढ़ें। उनको हो सकता है तो उन टॉपिक्स को वापस आप स्टैंडर्ड बुक्स पे जाएँ और उसको वहाँ से रेफ़र करके उसको रिवाइज़ करें। लेकिन एग्ज़ाम के जो माहौल है या एग्जामिनेशन के दौरान पर्टिकुलरली उस दिन आपको उन 8-10 क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस या ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो आपको नहीं आ रहा है वो नहीं आएगा। रेस्ट 90 पे आप फोकस करें, उनमें से मैक्सिमम लेने का कोशिश नहीं, वो तो मॉक में है, जो नहीं आ रहा छोड़ेगा, लेकिन हम रिस्क 3 में मतलब जो यूपीएससी करती है उसको नहीं करते। तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको हम पढ़ेंगे और अपने नोट्स में ऐड करें और उसको स्टैंडर्ड सोर्स से पढ़ें। प्री के लिए तो मैं मतलब नहीं मानता हूँ कि नोट्स ऐसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कोचिंग के बहुत सारे कस्टमाइज मटेरियल आते हैं और उनके पास अपनी एक डेडिकेटेड टीम है। तो मेहनत एक्स्ट्रा करने की क्या ज़रूरत है? मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा वो मेहनत करके बना के दे रहे हैं तो आपको वो है। लेकिन हाँ, मेंस के लिए आपको टॉपिक वाइज नोट्स बनाने चाहिए। सर, सोशियोलॉजी के लिए क्या रिसोर्सेज थी आपकी, कैसे कैसे तैयारी की आपने ऑप्शन की? सोशियोलॉजी के लिए मैंने तो जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तो सुभाष महापात्रा सर के पास मैंने कोचिंग करी थी। वो वाजीराम में सोशियोलॉजी के लेक्चर्स लेते हैं। तो जब मैंने बेसिक फाउंडेशन वहाँ से कर लिया था, उसके बाद मैंने फोरम IAS में टेस्ट सीरीज़ लगाई थी। इस बार मैंने पर्टिकुलरली निशात सर लेवल अप IAS उनका मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने काफ़ी कम टाइम में मुझे अच्छे से सोशियोलॉजी क्रैश कोर्स के थ्रू प्रिपेयर करा दी। क्योंकि मुझे जॉब के साथ वक्त नहीं मिलता था चीज़ों को ब्रशअप करने का। तो 2 महीने में जो मेरी प्रिपरेशन हुई उसका एक क्रेडिट जो है निशात से लेवल अप IAS को जाता है कि उन्होंने कम समय में मुझे अच्छी तैयारी करवा दी। आपने इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया? UPSC हमेशा से गोल रहा था मेरा। लेकिन 2 लगातार मेंस नहीं होने के बाद फिर मैंने बैकअप ऑप्शन के तौर पे जब तलाश की तो मुझे स्टेट PCS एक बेहतर ऑप्शन लगा। फिर मैंने BPSC एग्ज़ामिनेशन दिया और फॉर्चुनेटली जो इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। और तब से मैं एज सर्कल ऑफिसर बिहार में तहसीलदार की इक्विवेलेंट पोस्ट होती है उस पर कार्यरत हूँ। लेकिन हाँ, जो एक सपना था, गोल था, वो हमेशा बैक ऑफ द माइंड था। तो इसलिए मैं निरंतर उसमें अपना कोशिश जारी रखे हुआ था और उसी का नतीजा है कि वो एक अंदर से मोटिवेशन थी हमेशा से कि यही करना ही था। तो जो भी ऑफिस आवर के बाद जो भी वक्त मिलता था उसमें समय निकाल के 3-4 घंटे कैसे मिलता था, मतलब कैसे करते थे इन चीज़ों को? ऑफिस से आना, फिर घर की भी कुछ चीज़ें जिम्मेदारियां होती हैं उसके निभाना, फिर पढ़ाई करना, इसके बारे में बताइए कैसे मैनेज करते थे चीज़ों को? जी, यूजुअली मेरा ऑफिस आवर तो 10 to 6 के राउंड रहता था, पर काम को रैप अप करते हुए 7-8 बज जाते थे। तो यूजुअली यही मेरा रूटीन रहता था कि ऑफिस से आने के बाद मैं 1 घंटा नैप लेता था। 1 घंटा? हाँ, थोड़ा सो लेता था। ठीक है। उससे थोड़ी फ्रेशनेस आ जाती थी। उसके बाद में डिनर के बाद थोड़ी लेट नाइट तक स्टडी करता था, 2-3 बजे तक या 4 बजे तक। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक है वैसे जो है आपका स्टडी आवर जो वो बढ़ा। और फिर मैं जो मॉर्निंग में 10 बजे 9 बजे उठकर फिर ब्रेकफास्ट करके अपना ऑफिस कंटिन्यू करता था। चलिए सर, ऑल द बेस्ट, आप और तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए। BPSC में सर सर्कल ऑफिसर थे और एक नई जिम्मेदारी IPS की बजाते मिलने वाली सर को बहुत बड़ी शुभकामनाएं हैं सर आपके साथ, आप आगे बढ़िए। सर का मैंने जब BPSC सर ने क्रैक किया था तो मैंने इंटरव्यू लिया था ऑनलाइन सर का, क्योंकि उस वक्त कोविड का वक्त था टाइम था और उस वक्त भी मैंने यही बात कही थी कि आप तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए।
शायद वो दुआएं काम आ गई जी जी और सर की मेहनत भी काम आ गई। चलिए सर, जी, जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। शुक्रिया।